नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। और आज की हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं ताकि आपको इस डिस्कशन की पीडीएफ मिल जाए और आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकें। तो आइए पहली खबर पे हम बात करते हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस, क्योंकि आए दिन लगातार चर्चा में रहा है। और आज इस पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जिसको बोलते हैं, वो 50% की सीमा को ब्रीच नहीं करता है। और उनने कहा है कि बिल्कुल सही है। और एक 5 जजों की बेंच थी जिसको 4:1 रेशियो के बिहाफ पे इसका डिसीजन आया। मन की एक जज थे, उन्होंने कहा है कि ये गलत है और 4 जज उन्होंने कहा है कि ये सही है, इसलिए डिसीजन आया है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण एक हो जाता है। तो इससे पहले क्या था, एक इंदिरा साहनी वाद आया था और इंदिरा साहनी वाद में कहा गया था कि अब आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, 50% की सीमा को आप पार नहीं कर सकते। दूसरा इसमें पॉइंट ये कहा गया था कि आप आरक्षण में 50% से ज्यादा की सीमा पार नहीं कर सकते, लेकिन जो आरक्षण होगा वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन के आधार पर होगा, जबकि ये वाला जो आरक्षण था वो आर्थिक रूप से पिछड़ापन था। ठीक है, तो इसलिए चर्चा का विषय था। इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिल्कुल ठीक है, सरकार ने जो किया है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक रूप से भी पिछड़ापन हमारे देश में देखने को मिलता है। और 1% लोगों के पास 56% आपको देश की संपत्ति देखने को मिलेगी। तो आर्थिक समानता असमानता कई रूप से हमारे यहाँ देखने को मिलती है और हमारे यहाँ ये बिल्कुल ठीक आरक्षण इन्होंने दिया गया है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम इसके कुछ बैकग्राउंड में चलते हैं। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन का किया गया और 15(6) नया क्लॉज जोड़ा गया। ये क्या है कि शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उनको दिया जाएगा। और 16(6) में जोड़ा गया कि उनको जॉब में क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और इसको सेंटर और स्टेट लेवल दोनों व्यक्ति इसमें दोनों मतलब की जो एंटिटी हैं वो आरक्षण देने का दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में था। अब ये तो इसका ब्रीफ में डिस्कशन हुआ। अब आपको पता होगा कि इंदिरा साहनी वाद हमने पढ़ लिया, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में किया। संवैधानिक बेंच उसे कहते हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का विषय हो, संवैधानिक व्याख्या का कोई विषय हो, और इसमें कम से कम 5 जज होते हैं और अधिक से अधिक इससे ज्यादा भी जज हो सकते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा। और इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि यहां से मीन्स में प्रश्न बन सकता है। ये जो हमारे देश में असमानता है कि 1% लोगों के पास 56% देश की जो संपत्ति रखते हैं, तो काफी असमानता की खाइयां काफी गहरी हैं। तो इनकम और एजुकेशन जो इनइक्वलिटी है वो आर्थिक असमानता के द्वारा भी पैदा होती है। इसीलिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, वो इस शैक्षणिक संस्थाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। वो महंगी महंगी मतलब कि जो आप देख पा रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है वो कोचिंग संस्थानों का लाभ नहीं ले पाते हैं, और जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो कोचिंग का लाभ ले लेंगे और वो उस रेस में आगे चले जाएंगे। तो इसलिए सरकार ने कहा कि 10% जो आरक्षण है वो जो हमारे देश में इनइक्वलिटी है, हम आर्टिकल 14 के तहत जो समानता का अधिकार है उसको स्टेब्लिश करने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने इसके द्वारा एक बेनिफिट और ये हुआ है कि अभी तक हमारे देश में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन माना जाता था, क्योंकि हमारे देश की सामाजिक संरचना कुछ अलग थी। समाज में सोपानी क्रम हमको देखने को मिलता था, जैसे हमको देख पा रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य हमको देखने को मिलते थे। तो एक सोपानी क्रम है, मतलब कि एक नीचे सबसे नीचे में सबसे ऊपर व्यक्ति कोई और होता था, फिर उसके नीचे हमको व्यक्ति देखने को मिलते थे। उनकी सामाजिक स्थिति काफी बुरी स्थिति में हमको देखने को मिलती थी।
तो हमने क्या किया, आर्थिक रूप से हमने एक वर्ग है जो कमजोर था उसकी पिछड़ापन को भी हमने स्वीकार किया कि हमारे देश में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अलावा आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन है वो भी है, इसको भी हमें दूर करने की आवश्यकता है। अगर हम इसको पहचानेंगे ही नहीं तो दूर कैसे होगा। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, रिकग्निशन दिया और हम इसके द्वारा कुछ बेनिफिशियरी स्कीम लेके आए और एक उनका सामाजिक न्याय की दिशा में हम एक नया चीज लेके आए जिसको हमने 10% आरक्षण कहा। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो क्या कर रहा है, रह रहा है, भुखमरी का शिकार है, गरीबी का शिकार है और बहुत बुरी स्थिति में आपको रहने को देखने को मिलता है, जिससे उसकी बैकवर्डनेस क्लास और भी आगे बढ़ जाती है। इसलिए इसको हमने क्या किया, दूर करने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है। और संवैधानिक स्तर पर हमने क्या किया, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। अपर क्लास में भी हमने कुछ जो छोटे छोटे लोग हैं, जिसके पास आर्थिक रूप से असक्षम लोग हैं, उनको भी हमने पहचान दी कि आप भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सको। और इसका महत्वपूर्ण एक लाभ ये होगा कि अभी तक ये बोला जाता था, मान लो कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ ले रहा है, तो आरक्षण का लाभ तो ले रहा है तो उससे व्यक्ति ये बोलते थे कि आपका सिलेक्शन तो आरक्षण के बेसिस पे हुआ है, जो अपर कास्ट के लोग थे। लेकिन बेसिकली हमारे देश में अब अपर कास्ट लोअर कास्ट अधिकांश रूप से खत्म हो चुकी है, क्योंकि शिक्षा ने उसको बहुत हद तक खत्म किया है। मैं इसको नहीं मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है। आप भी यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी नहीं मानेंगे अपर कास्ट और लोअर कास्ट है। लेकिन इन लोगों के पास एक क्या था, एक टैबू था, एक स्टिग्मा था कि ये आरक्षण के द्वारा नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। तो अब आरक्षण किसको मिला, अपर क्लास कास्ट लोगों को भी मिला। तो अब जो स्टिग्मा है, जो जो टैबू विषय बना हुआ था, वो भी धीरे धीरे क्या होगा, वो भी खत्म होगा और उनके ऊपर जो चर्चा की जाती थी वो भी क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होगी। तो हमारे देश में जो सामाजिक असमानता पाई जाती थी वो भी अब धीरे धीरे क्या होगी, खत्म हमको देखने को मिलेगी। दूसरा, राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में कंसेप्ट ऑफ कास्ट के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर भी इनको अग्रणी रूप से इनको आरक्षण का लाभ देना चाहिए, मतलब कि इनको भी कुछ विशेष कल्याणकारी सुविधा भी देना चाहिए। और अभी हाल ही में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहोल्ड कर दिया है, कहा है कि बिल्कुल सही है। तो एक पॉइंट ये भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस तो ये है ना कि आप संवैधानिक दृष्टि से देखो कि अगर कोई संवैधानिक बेंच है, मतलब 7 जजों की बेंच ने अगर कोई जजमेंट दिया तो उसके 5 जजों की बेंच उस जजमेंट को कैसे बदल सकती है। उस जजमेंट को बदलने के लिए 5-7 जजों की बेंच से अधिक बड़ी बेंच होनी चाहिए, तभी उस जजमेंट को बदल पाएगी। ठीक है। तो ये वाली जज तो 5 बेंच की थी और इंदिरा साहनी भी जज तो काफी बड़ी थी इससे। तो इसलिए ये विषय है कि आपने इससे बड़ी बेंच को आपने बिठाना चाहिए था और उसके आधार पर डिसीजन आता, उनकी जो जो साइंटिफिक रीजन के आधार पर डिस्कशन आता, डिसीजन आता, तो ये बिल्कुल और संवैधानिकता की गहराइयों में जाता। ठीक है। और दूसरी बात है कि हमारे पास ईडब्ल्यूएस का कोई साइंटिफिक डेटा भी नहीं है और जो सरकार के द्वारा जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है वो बहुत बोगस है और बिना स्टडी के द्वारा इस क्राइटेरिया को फिक्स किया गया है। ठीक है। और इस बात को देखेंगे और वही इंदिरा साहनी वाला 50% का जो क्राइटेरिया है वो ब्रीच हो रहा है। ठीक है। ब्रीच रिजर्वेशन कैप है, वही वही बातें हैं कि 50% का इंदिरा साहनी वाला जो केस है उसमें ब्रीच हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या मतलब कि एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले अगर आपकी 5 लाख 8 लाख से कम आपकी इनकम है तो आप एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर एक 5 एकड़ से कम है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपका जो कोई रेसिडेंटल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट से कम है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपका रेसिडेंटल प्लॉट है तो आपका ये 100 या 200 स्क्वायर यार्ड से आपको कम देखने को मिलता है तो आप एलिजिबल हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, 40.5% मेरिट के आधार पे आएंगे, 7.5% शेड्यूल ट्राइब, 15% शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास में 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 10% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए चर्चा में था। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक। तो अब आगे के टॉपिक पे चलते हैं। तमिलनाडु के कुछ
लीडर ने, एमपी ने कुछ रीड और साइन करके कुछ मेमोरेंडम भेजा है ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट साहब को। उनसे कहा है कि जो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनको हटाया जाए। तो ये न्यूज़ थी। इसके संबंध में हमें क्या करना है, बेसिक से डिस्कशन करना है कि आर्टिकल 155, आर्टिकल 166 ये कहता है, 156 ये कहता है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और अपनी कार्यकाल को होल्ड तब तक करेंगे जबकि प्रेसिडेंट का उनके ऊपर प्लेजर होगा, मतलब वो प्रसाद होगा, मतलब वो प्रसन्न होंगे तब तक। और प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उनको या तो 5 साल पूरे हो जाएं तब उनको हटा सकते हैं, या फिर उससे पहले उनका मन बदल जाए कि हमारी अब ये प्रशंसा के लायक नहीं है, मन की प्लेजर के लायक नहीं है, तो उनको पहले भी हटा सकते हैं। उसमें कोई स्टेप डाउन कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और ऐसा कोई संविधान में प्रोविजन नहीं है कि गवर्नर और स्टेट के मध्य अगर कोई इंगेजमेंट हमको पब्लिकली देखने को मिलता है, अगर कोई डिफरेंसेस होते हैं तो पब्लिकली उस इशू को एंगेज कर सकें, तो ऐसा कोई संविधान में प्रावधान भी नहीं है। जो हमारे वेरियस जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, कुछ कमेटियां हैं उनके द्वारा रिकमेंडेशन किया गया है। बीपी सिंगल बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट की जो प्लेजर है, गवर्नर के ऊपर जो प्लेजर की डॉक्ट्रिन है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप अपनी जो प्लेजर है, आप अपना जो प्रसाद पर्यंत है, आप उस पावर को गलत उपयोग ना करें और उसको स्वेच्छकारी रूप से उपयोग ना करें। उसमें कोई अनरीजनेबल मैनर नहीं होना चाहिए। अगर ये हमको देखने को मिलता है तो हम आपकी जो प्लेजर है उसको स्ट्राइक डाउन करने का प्रयास हम कर सकते हैं। सरकरिया कमीशन ने 1988 में बना, उनने कहा कि गवर्नर को 5 साल से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए। अगर आप हटाते भी हो तो रेयर कंडीशन होनी चाहिए और आप वहां के चीफ मिनिस्टर से क्या करो, सलाह मशवरा करके ही गवर्नर की नियुक्ति करो, गवर्नर को हटाओ, ताकि जो संवैधानिक जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल हमारे यहाँ संविधान का स्ट्रक्चर है, वो मजबूती से बना रहे। लेकिन पुंची आयोग ने कहा कि 2010 में कि जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है उसको संविधान से हटा दो, ताकि जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में जो गवर्नर के द्वारा जो मिसयूज किया जाता है, जो संघीय ढांचा प्रभावित होता है, उसमें लगाम लग सके और गवर्नर की जो राज्य और केंद्र के मध्य जो संविधान के द्वारा शक्ति दी गई है वो भी आसानी से काम कर सकें संविधान के अनुसार। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक स्टेट में एक गवर्नर होगा और 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटमेंट हैज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट में। आप देखते हैं कोई भी एक गवर्नर 2 स्टेटों के कार्यकाल को होल्ड करता है, आप देख पा रहे हैं, और उसकी सैलरी 2 राज्यों के द्वारा एक समझौते के आधार पर की जाती है। इस बात को भी अब ध्यान रखेंगे। गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनी की जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। गवर्नर हैज डुअल रोल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हेड होते हैं और एड एंड एडवाइज के आधार पर काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर के आधार पर काम करते हैं और यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य एक लिंक, मतलब कि ब्रिज के रूप में काम करते हैं। ठीक है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। आर्टिकल 157 158 कहता है कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन व्यक्ति गवर्नर बन सकता है। ठीक है, और गवर्नर के पास पावर है कि क्षमादान करने की, पैर्डन करने की, रिप्राइव करने की, इस बात को ध्यान रखेंगे, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 164 के द्वारा गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और आर्टिकल 201 कहता है कि गवर्नर किसी भी बिल को असेंट विथहोल्ड कर सकते हैं प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो आर्टिकल है सबसे महत्वपूर्ण है, इसी के द्वारा विवाद हमको देखने को कई राज्यों में देखने को मिलता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब एक नया मुद्दा चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन है जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है 2014 में सरकार लेके आई, केरला हाईकोर्ट ने कई इस पे क्वेश्चन मार्क उठाया। इसमें क्या किया गया था, 2014 में सरकार ने कहा कि ईपीएस में आप क्या करोगे, 6,500 के बजाय 15,000 रुपये आपने कैप को बढ़ाया और पेंशनेबल सैलरी बियॉन्ड 15,000 से अधिक होनी चाहिए, तभी आप पेंशन के
लायक होंगे, इन्होंने इस बात को कहा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ओनली 1 सितंबर 2014 के बाद और इन एडिशनल कंट्रीब्यूशन 1.16% किया हो ऑन देयर सैलरी के आधार पर, तभी ये पेंसेबल के लायक होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2014 वाली जो कट ऑफ डेट थी उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया। उनने कहा कि ये गलत है, और जो उनने कहा कि 1.6% जो कंट्रीब्यूशन था 15 मतलब कि 15,000 रुपए का जो एक्सीडेंट था उसको भी उन्हें स्ट्राइक डाउन किया। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ईपीएफओ को हम जाने। तो ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत स्टेब्लिश हुआ, और ये अगर किसी एक्ट के तहत स्टेब्लिश हुआ तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत काम करती है। इसका मैंडेट है कि हम यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज प्रोवाइड करें जितने भी सैलरीबल एम्प्लॉय हैं भारत देश में, और 3 स्कीमों को ये ऑपरेट करते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, पेंशन स्कीम 1995 और इंश्योरेंस स्कीम 1976। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा एक स्कीम चर्चा में है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम। इस पे प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव हमको देखने को मिलता है कि पोटेंशियल आधार पर आप जो पीपीपी प्रोजेक्ट है उनका फुल पोटेंशियल आधार पर उनका यूज कर सको, जितने भी फंड है उनको यूटिलाइज कर सको, और इसके द्वारा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को चेक किया जाता है, उसको सस्टेनेबल रूप से उसका उपयोग हो सकते हैं, और इसके द्वारा नेसेसरी सपोर्ट दिया जाता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो या स्टेट गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल असिस्टेंट मीटिंग के द्वारा, और सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। कौन से सेक्टर की? सेंट्रल सेक्टर की। सेंट्रल सेक्टर का मतलब है कि 100% फंडिंग कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का मतलब है कि उसमें कुछ पार्टीशन होता है, 60-40 हो सकता है, 70-10 हो सकता है, 50-50 हो सकता है, डिपेंड ऑन स्कीम। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एयर पॉल्यूशन दिल्ली में हमको देखने को मिल रहा है, और हर बार सर्दी के टाइम को हमको देखने को मिलता है, तो इसलिए हमको एक चर्चा में था। और इसमें से कई अदर फैक्टर तो हैं ही, लेकिन स्टेबल बर्निंग भी इसमें एक फैक्टर हमको देखने को मिलता है, जिसके द्वारा हमारे जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, हेज और स्मोक हमको देखने को मिलता है, और कई लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, तो इसलिए भी ये चर्चा में रहता है। रीजन क्या है कि दिल्ली की लोकेशन एक्चुअली क्या है, सेंटर में है, और वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और उसकी जो ओशिन उस पे मतलब ओशिन की तरफ नहीं है, वहाँ पे जो विंड है उनकी गति बहुत कम हो जाती है, और इसके द्वारा जो पॉल्यूटेंट है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और दिल्ली के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में आपको सेंट्रल प्लेन देखने को मिलेगा, साउथ में वेस्ट आपको हिमालय देखने को मिलेगा, और कोस्ट से जब विंड आती है तो हिमालय के द्वारा पॉल्यूटेंट लेवल को ट्रैप कर लेती है, इसलिए उनको वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है विंटर के दौरान। पॉल्यूटेंट सरफेस के ऊपर जो बिलो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके नीचे हमको देखने को मिलते हैं। एयर इतनी ज़्यादा हॉट नहीं रहती तो ऊपर नहीं उठ पाती, तो हमको जो पॉल्यूटेंट है लो लेवल पे हमको देखने को मिलते हैं। अगर एयर हॉट होगी तो ऊपर उठ जाएगी, तो पॉल्यूटेंट को भी कहाँ ले जाएगी? ऊपर ले जाएगी, तो जो पॉल्यूशन से संबंधित समस्याएं हैं वो भी नहीं हमको देखने को मिलेंगी। तो एक कारण क्या है? कोल्ड टेम्परेचर है विंटर के दौरान। और विंड मानसून के दौरान, एंड ऑफ मानसून हमको देखने को मिलता है, दिल्ली एनसीआर रीजन में हमको ये सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा डस्ट स्टॉर्म हमको देखने को मिलता है, जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च के द्वारा दिल्ली लेवल में हमको देखने को मिलता है। मल्टी डे हमको डस्ट स्टॉर्म देखने को मिलता है, स्टेबल बर्निंग देखने को मिलता है। और स्टेबल बर्निंग क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा वहाँ पे पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में 1960-70 के दशक में इसकी क्रांति को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, पावर जनरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती है। मिनिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, पुअर रेगुलेशन देखने को मिलता है रूरल का। और इंडिया के पास कोई रिकग्नाइज्ड पॉलिसी नहीं है कि हम एयर पॉल्यूशन को किल कर सकें। इसके अलावा अदर इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही है, दबाव बढ़ रहा है, ये भी एक कारण है। अनप्लान्ड डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। व्हीकल ट्रैफिक हमको देखने को मिलता है, हर व्यक्ति के पास कार है और ऑफिस जाएगा तो अपनी कार से जाएगा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं करेगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सही नहीं है इसलिए उपयोग नहीं करता है। सॉलिड वेस्ट इंक्रीज देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट देखने को मिलता है, और हमारी अधिकांश डिपेंडेंसी किस पे है, फॉसिल फ्यूल पे है, तो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन अधिक से अधिक होता है। लैंड ऑफ ज्योग्राफी हमको दिल्ली की देखने को मिलती है, स्टेबल बर्निंग भी एक कारण है, और लार्ज स्केल पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो भी हमको देखने को मिलती है, इसलिए हमको सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इम्पैक्ट हो सकता है एडल्ट पे क्या होगा, लैंसेंट की रिपोर्ट बोली कि 12.5% डेथ हो रही है इंडिया में, वो एयर पोल्यूशन के कारण हो रही है। चिल्ड्रन पे 116,000 इन्फेंट जो इंडिया में है वो डाइट हो रहे हैं, किसके द्वारा, एयर पोल्यूशन के कारण। आउटडोर या इंडोर जो पोल्यूशन हमको देखने को मिलता है उसके कारण, ऐसा स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट में कहा 2020 में। मदर्स पे हमको देखने को मिला, अगर प्रेग्नेंट मदर का अगर इस एयर पोल्यूशन में एक्सपोजर होता है जो हमारे पोल्यूशन लेवल में, तो जो प्लेसेंटा है, जो फीटस है जिसमें हमको शिशु देखने को मिलता है, उसको गंभीर रूप से हानि पहुंचती है, तो ये कारण है। एजुकेशन लेवल पर अगर पॉल्यूशन हो जाता है तो दिल्ली में कई प्रकार के स्कूल हैं वो भी बंद हमको देखने को मिलते हैं, जैसे दिल्ली सरकार के द्वारा कई प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं अभी। और इकोनॉमी लेवल को तो हमें पता ही है कि इंडस्ट्री, फैक्ट्री, लिमिट, कंस्ट्रक्शन जारी सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, और गैर संचारी रोगों का भी प्रसार होता है, जिससे जो हमारा जो मानव संसाधन है उस पर भी हमको असर देखने को मिलता है, जो हमारी पूर्ण रूप से आर्थिक गतिविधियां हमको ठप हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा क्या क्या एक्शन लिए गए हैं। सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लेके आई, को सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ने कहा सी मेहता यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में क्या आप ऐसा लेके आओ। सरकार एयर क्वालिटी इंडेक्स लेके आई, तो आप कमेंट करके बताना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने पॉल्यूटेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कमेंट करके आप ये बताइएगा, मैंने इसको कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, सरकार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लेके आई, और अभी हाल ही में सरकार ने इस प्रोग्राम को क्या किया है, अपडेट किया है। कमेंट करके बताइए कितना परसेंट है उसको पॉल्यूशन कम करने का प्रयास सरकार के द्वारा इसके द्वारा कर रही है। सरकार जो स्टेबल है उसको बर्निंग के लिए मिटिगेट करने के लिए सरकार बायो डिकम्पोजर लेके आई। सरकार उनको सब्सिडी दे रही है ताकि किसान कम से कम समय में इसका मतलब कि इसको बर्निंग कम करें। ग्रीन बार रूम सरकार चला रही है, और बेटर फार्मिंग प्रैक्टिस जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, पेस्टिसाइड्स पे कम यूज, की सारी चीजें सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब अभी क्या है, इजिप्ट में सिटी है एक शर्म अल शेख में, वहां पे COP27 की मीटिंग होने वाली है, UNCCC के द्वारा जो हुई थी। जो पिछली COP26 की मीटिंग ग्लासगो में हुई थी स्कॉटलैंड में, और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि हम जो फॉसिल फ्यूल है उसकी यूज को कम करेंगे। इसमें एक्चुअली ये क्या है, पेरिस एग्रीमेंट पे बात करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का सक्सेसर है जो 2020 में खत्म हुआ, और इनके द्वारा कहा गया, पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा इनका उद्देश्य था कि जो टेम्परेचर हो रहा है हमको ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, उसको हमके एवरेज लेवल पे लेके आना है, और 2 डिग्री सेल्सियस से कम हमको इस टेम्परेचर में राइज करना है, और हमको जो टोटल राइज हमको देखने को मिलना चाहिए 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम देखने को मिलना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में लेके आए, लीगली बाइंडिंग था ये, और सभी देशों के पास ऑब्लिगेशंस थी कि ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस को कम करेंगे। जापान ने 1997 में इसको अडॉप्ट किया, 2005 में ये फोर्स में आया, और 192 कंट्री इसकी क्या है, पार्टी है अभी वर्तमान में। यूएसए के द्वारा अभी तक इसको रेक्टिफाई नहीं किया गया है। जिसने सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त किया हो, सबसे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता हो, लोकतंत्र का प्रहरी हो, उसने इसको रेक्टिफाई नहीं किया है, और कनाडा ने भी इसको विद्रॉ कर लिया है, इसलिए, और इंडिया ने तो इसको 2002 में ही रेक्टिफाई कर लिया था। क्योटो प्रोटोकॉल ओनली ट्रीटी है जिसमें बाइंडिंग किया है कि आप लिमिट कर सकते हैं, लिमिट किया है ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को कम करने में, और ये काम करता है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनने कहा कि आप विकसित देश, अमेरिका, यूके, कनाडा, आपने तो विकास कर लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अभी अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं साउथ में, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होनी चाहिए। आप इनको क्या दो, टेक्नोलॉजी दो, पैसा दो, बहुत सारी चीजें ट्रांसफर करो, तभी ये अपनी इस ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने में सक्षम हो पाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत बहुत सारी गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड,
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन। तो ये आप इन गैसों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की सबसे सुप्रीम बॉडी है, इसके द्वारा डिसीजन लिया जाता है और प्रत्येक साल ये मीटिंग होती है, ठीक है। और अभी ये 227वीं कहाँ होगी? शर्मल शेख में होगी। और ये काम करेंगे आईएनडीसी पर, ठीक है। आईएनडीसी के द्वारा, आईएनडीसी जो टारगेट है अभी भारत ने अपडेट किया है 2022 में। इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन पहले क्या था? 2005 के लेवल पर 33 से 35% पर हम लेके आएंगे, लेकिन अब कहा गया है कि 2005 के लेवल पर 45% हम लेके आएंगे। और अभी तक हमने 2016 तक हमने 24% तक हमने इसमें कामयाबी हासिल की है। नॉन फॉसिल फ्यूल का जो शेयर है उसको पहले कहा था कि 40% तक कम करेंगे, अब कहा है कि 50% तक हम इसको कम करेंगे। अभी हमने 41.5% हमने कम कर लिया है। कार्बन सिंक 2.53 तक हमने श्रिंक करने का कहा था, जो कार्बन सिंक है इसको भी अभी सेम रखा गया। अभी इसके बारे में जो अचीवमेंट है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में अडॉप्ट किया, फोर्स में 1994 में आया, हेडक्वार्टर बॉन में जनवरी में देखने को मिलेगा। क्लाइमेट चेंज की दिशा में काम करता है, इंडिया इसका सदस्य है, सिग्नेटरी है, और रेक्टिफाई भी इंडिया ने 1993 में किया। UNCCC लीगली बाइंडिंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस सेट ऑफ फ्रेमवर्क तय करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को इंडिविजुअल कंट्री कितना इमिशन को कम करने का प्रयास करेंगे। UNCCC की कुछ महत्वपूर्ण मतलब की चीजें हैं, कौन कौन एग्रीमेंट है 2010 में आया, डरबन प्लेटफॉर्म 2012 में आया, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया, कीटोकॉल 1997 में, बाली एक्शन प्लान 2007 में और कोपेनहेगन अकॉर्ड 2009 में आया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब एक्चुअली क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा कुछ क्योटो प्रोटोकॉल है, आप देख पा रहे हैं, और एक पेरिस एग्रीमेंट है। इसके द्वारा अडेप्टेशन फंड एक है, इसके द्वारा मतलब कि जो कंट्री ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को कम करने का प्रयास करती हैं उनको कुछ पैसा देते हैं ये लोग टेक्नोलॉजी के लिए। और एक फंड होता है ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसको 2010 में स्टेब्लिश किया गया और $100 बिलियन की 2020 तक इनने सहायता करने का प्रयास किया इस फंड के तहत, ठीक है। अब दूसरा एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, 1994 में आया, वर्ल्ड बैंक इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का प्रयास करता है। इसके तहत दो और अतिरिक्त फंड है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री फंड, ठीक है। तो इस फंड को आप याद रखिएगा, इनसे प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, नागालैंड ने जो हमारा वहां पे अमूर फाल्कन हमको देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके काउंटिंग करने का प्रयास किया है। और ये क्या करता है, ब्रीड करता है साउथ ईस्ट साइबेरिया नॉर्थर्न चाइना में, और माइग्रेट करता है इनको इंडिया ओवर द अरेबियन सी साउथर्न अफ्रीका में, ठीक है। और नागालैंड में एक्चुअली क्या है, फ्लाइंग 22,000 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। और ये नागालैंड की एक लेक है डोइंग लॉक, डोइंग लेक, वहाँ पे स्टे करता है। इसका क्या है, यहाँ पे होटल है, यहाँ पे स्टे करेंगे व्यक्ति, ठीक है। अब इसका आयुसेन में स्टेटस है लीस्ट कंसर्न है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको प्रोटेक्ट किया गया है, और साइट का अपेंडिक्स में 2 में ये है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये व्यक्ति यहाँ से जो महाशय हैं यहाँ से करते हैं यात्रा और यहाँ तक जाते हैं, यहाँ से पहले यहाँ करेंगे, फिर ये इधर से इधर करेंगे, फिर बीच में स्टे करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा डॉक्टर विदाउट बॉर्डर चर्चा में है, मतलब कि ह्यूमैनिटी के संदर्भ में कार्य करते हैं, बॉर्डर को नहीं देखते हैं, और जहां भी इनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देने का मौका मिलता है वहां पे करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट है, मेडिकल ह्यूमैनिटी की दिशा में काम करते हैं, मेडिकल असिस्टेंट देते हैं, कन्फ्लिक्ट, एपिडेमिक्स, डिजास्टर और वो अन्य संबंधित जो बीमारी वहां पे काम करने का प्रयास करते हैं। 1971 में फाउंड किया गया पेरिस में, और इसको 1999 में नोबेल पीस प्राइज भी मानवता के लिए मिला हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी एक स्कीम चर्चा में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। रूरबन का मतलब है रूरल और अर्बन दोनों को मिला के बनाया रूरबन, मतलब कि ऐसा कोई एरिया जहाँ पे रूरल की भी विशेषताएं होंगी और अर्बन की विशेषता होंगी, मतलब कि रूरल से थोड़ा ज्यादा और अर्बन से थोड़ा कम, उसको बोलते हैं रूरबन, ठीक है।
इस बात को ध्यान रखेंगे, उसमें सारी फैसिलिटी का विकास किया जाएगा। ऐसा मिजोरम में एक आईबेक क्लस्टर है, वहाँ पे इसका फर्स्ट क्लस्टर टू बी कंप्लीटेड अंडर SPMRM मिशन के तहत इसको किया गया है। 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इकोनॉमिक्स, सोशल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का विकास करना, और जहाँ पे पॉपुलेशन 25,000 से लेकर 50,000 तक की हो, और पॉपुलेशन एरिया हमको 5,000 से 1500 डेजर्ट क्षेत्र में हमको मतलब कि हिली और ट्राइबल एरिया में ये वाला क्राइटेरिया होना चाहिए, और सिंपल एरिया में ये वाला क्राइटेरिया हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक जानकी अम्ल चर्चा में है, और ये कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है केरला की, वहाँ पे 1897 में इनका जन्म हुआ। फर्स्ट PhD है महिला, मतलब कि किसमें, बॉटनिकल साइंस में, बस इतना से ध्यान रखेंगे। सेव द साइलेंट वैली मूवमेंट ने इन्हें हिस्सेदारी की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के संदर्भ में। दूसरा, जो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है केरला को, वहाँ पे साइलेंट वैली फॉरेस्ट है, उसके मतलब बचाव के संदर्भ में भी इन्हें क्या किए, काम किए, इसलिए चर्चा में था। नेशनल ट्राइब डांस फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में मनाया गया, छत्तीसगढ़ का बड़ा फेस्टिवल है। और कुछ फोक डांस है, आप इसको पॉज करके देखिएगा, जैसे लवानी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, फुगड़ी आपको गोवा में देखने को मिलेगा, और कुनीता और यक्षगान आपको कर्नाटक में, और ये लक्षद्वीप में आप देखने को मिलेगा, और कथकली और मोहिनीअट्टम आपको केरला में। तो आप इसको एक बार पॉज करके पढ़िएगा, आपको सारे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मैच द फॉलोइंग, यहाँ से प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे। लंबड़ी डांस चर्चा में है, और ये आंध्र प्रदेश, हमारे ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। इसमें बंजारा और जो संगली कम्युनिटी के लोग हैं वो परफॉर्म करते हैं, मेनली वुमेन परफॉर्म करती हैं गॉड के संदर्भ में, हार्वेस्ट के संदर्भ में, और ये हार्वेस्टिंग पेंटिंग के संदर्भ में बात करती हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। NSFDC चर्चा में है, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इनकी जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 1500 से लेकर 2,500 करने का सरकार ने प्लान किया है, और 1989 में इसका स्टेब्लिश हुआ, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। और ये क्या करते हैं, जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है उसके साथ फाइनेंस के संदर्भ में काम करते हैं, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और शेड्यूल कास्ट को संदर्भ में बात हो सके। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। बाइडू सैटेलाइट सिस्टम चर्चा में है, चाइना का है, और जैसे हमारा नाविक है वैसा इनका बाइडू है। चाइना ने कहा है कि हम इसको अमेरिका का जो GPS सिस्टम है उसका अल्टरनेटिव के रूप में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 30 सैटेलाइट हैं, ठीक है। और हमारा जो नाविक है उसमें कितनी सैटेलाइट है, 8 सैटेलाइट है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडिया का नाविक है, जापान का क्यूज है, अमेरिका का GPS है, जो हमारा यूरोपियन यूनियन का है, रशियन का गैलोनास है, चाइना का बेडू। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी जो भारत का नाविक है कौन कौन सी कक्षाओं में अपने इसकी जो सैटेलाइट है प्रक्षेपित है, इसलिए आपको तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। पोलावरम प्रोजेक्ट चर्चा में है, तो तेलंगाना की जो अथॉरिटी है उन्होंने सर्वे करवाया है कि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब रहता है तो हमारे बैक वाटर है उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा। इसमें एक्चुअली क्या कर रहे हैं, गोदावरी रिवर का पानी को लेके आ रहे हैं कृष्णा में, ताकि इससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो खत्म हो सकें, और इससे कैनाल बनाएंगे। अब इसमें 2 नदी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कौन कौन सी, गोदावरी और कृष्णा नदी, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी पर, इस बात को आंध्र प्रदेश में हमको देखने को मिलेगा। पापीकोंडा नेशनल पार्क है, पोलावरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और नेशनल वाटरवेज के माध्यम से चर्चा में रहते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेक प्रोसीजर हैज फॉलोइंग 2 सब कैटेगरी। अब डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें मेक इन इंडिया चर्चा में रहता है। मेक इन इंडिया में जो मेक वन पार्ट है उसमें गवर्नमेंट फंड करती है, 90% फंडिंग गवर्नमेंट करती है, और मेक 2 पार्ट में इसे फंडिंग कौन करेगा, इंडस्ट्री। बस इतना ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा मेक 1 मेक 2 क्या है, तो आप फंडिंग से संबंधित कार्य करते हैं किसमें, डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखेंगे। लेवेंडर चर्चा में है, अरोमा मिशन लेवेंडर के लिए है। इसमें एक्चुअली क्या है, जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इसको उगाया जाता है, ठीक है। अब इसमें इसको कौन कर रहा है, मतलब कि एक पर्पल जो हमारी जो पर्पल चीज है, और लेवेंडर जो रेवोल्यूशन है उसको 2016 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा और CSIR के द्वारा अरोमा मिशन के तहत, इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इतना सा आप ध्यान रखेंगे। और
इसमें कई मतलब कि एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब वैल्यू रहती है, मेडिकल यूज इसका काफ़ी रहता है। पर्पल रिवोल्यूशन संबंधित है, इंडिजिनियस एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड एग्रो इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, स्पेशली जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने सपनों को उड़ान देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।